हेलो एंड वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को उसके आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे। आने वाले 7 ऑफ मार्च को आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है, उसके लिए 3 घंटे होते हैं। पेपर में जो सेक्शंस होते हैं ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई और एफ, ऐसे सेक्शन में पेपर डिवाइड होता है। आपको पता ही होगा, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया आपको उसके बारे में होनी चाहिए, इसलिए हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सेक्शन ए जो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 क्वेश्चंस के होते हैं और उसमें 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क होता है। सेक्शन बी 21 से लेके 24 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। हर एक शॉर्ट आंसर को 2 मार्क होता है। सेक्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 29 तक, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। सेक्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट होता है 33 तक। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और हर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको 5 मार्क मिलते हैं। सेक्शन ई जो होता है वो आपका 34 से लेके 36 इस क्वेश्चन का होता है। इसमें सारे क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चंस होता है, जिसे केस स्टडी भी बोलते हैं, इसे पैराग्राफ या फिर पैसेज टाइप क्वेश्चंस भी बोला जाता है। अब सेक्शन जो एफ है वो लास्ट वाला सेक्शन है, इसे क्वेश्चन नंबर 37 होता है इसका, और इसको मैप के आधार पे 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 मार्क हिस्ट्री के होते हैं और ज्योग्राफी के लिए 3 मार्क होते हैं। ऐसा डिवाइडेशन होता है 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स आपको इंटरनल से मिलते हैं और आपको ऐसे 80 प्लस 20 100 मार्क का ये पूरा पेपर होता है। तो सीबीएसई ने 2023-24 के इस ईयर के लिए एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को रिलीज किया है आप सभी के लिए। इस सैंपल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपको आने वाला पेपर कैसा होगा इसकी एक आइडिया मिलेगी। ओवरऑल पैटर्न सेम है, यही पैटर्न आपको उसी में देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाउएवर यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितने ज़्यादा आप सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे इसके बारे में आइडिया मिलेगी। तो आओ इस क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज करना शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द एक्ट गिवन बिलो। मतलब एक एक्ट है, उस एक्ट के बारे, इस एक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके जो कुछ पॉइंट्स है वो है, द एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट गेव पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, एंड थर्ड है, इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल। तो आप गेस करिए कौन सा एक्ट होगा। देखिए आपके सामने ऑप्शन ए है रौलट एक्ट, ऑप्शन बी वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड ऑप्शन डी इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज रौलट एक्ट। कौन सा एक्ट है? रौलट एक्ट। जैसे कि आपको पता होगा कि रौलट एक्ट पास होने के बाद ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको अधिकार मिले कि वो केवल डाउट के आधार पे भी, सस्पिशियस एक्टिविटी के आधार पे भी ब्रिटिश लोग इंडियंस को अरेस्ट कर सकते हैं, और उनको अरेस्ट करने के बाद उनको फेयर ट्रायल का कोई भी प्रावधान नहीं था। तो इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट बोला गया था। इंडियन लोगों ने इसका अपोज करना शुरू किया। गांधी जी ने इसके खिलाफ रौलट सत्याग्रह भी किया था, ये सब आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसका उद्देश्य आपको आंसर्स पता है या नहीं है ये जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं उसको देखना है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट में से किस टॉपिक को किस तरह का इंपॉर्टेंस देना है, कैसे पढ़ाई करते वक्त किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका अंदाजा लेने के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इसे आप ऐसे ही एनालाइज करके स्टडी कीजिए, ताकि आप जब अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको, है ना, तब तक किस तरह से पढ़ना है, कैसे टॉपिक को, कौन से टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ये आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्लेस इन इंडिया हैज़ एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू 11th सेंचुरी। एंड ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, मुंबई, कोल्हापुर। तो ऑप्शन का जो सही ऑप्शन है इसमें से वो है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आप यहाँ पे, रीड द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स का परसेंटेज दिया गया है। कैटेगरी है लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, मेल है 76, फीमेल 54%। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स, मेल 90%, फीमेल दिखा है 87%। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज्ड 10 ईयर टू अटेंडिंग स्कूल्स 85% टू 82%। तो क्या बोला गया है कि एज पर द गिवन डाटा हु हैज़ द लिस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन रूरल पॉपुलेशन, मेल, फीमेल, मेल चिल्ड्रन, मेल एंड फीमेल। तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर? लिस्ट बोला गया है। लिस्ट का मतलब एकदम कम। परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन रूरल पॉपुलेशन, इस रूरल पॉपुलेशन, सो रूरल वाला ऑप्शन ये है। रूरल पॉपुलेशन जो है लिस्ट यहाँ पे फीमेल का दिख रहा है, तो इसका आंसर फीमेल ही होगा। ये देखिए फीमेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट्स पॉजेज ऑन द टाइगर पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसके लिए ऑप्शन ये रहे आपके सामने, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
ऑप्शंस रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट थ्रेट्स, पॉजेज ऑन टाइगर पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। टाइगर की जो पॉपुलेशन है और वो बायोडाइवर्सिटी है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से उपाय यहाँ पे सरकार ने किए गए? बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, ये सही है। प्रोहिबिटिंग द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू द फॉरेस्ट, सरकार लोगों को रोक के क्या करेगी? ये तो ठीक नहीं है। एस्टैब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन एंड नेशनल पार्क, ये भी सही है। कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दिस इज ऑल्सो राइट। तो स्टेटमेंट 1 2 3 4 2 तो नहीं है ना, होना चाहिए उसमें, तो स्टेटमेंट 2, बाकी के भी कुछ करेक्ट लग रहे हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी है 1 3 एंड 4। सो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। देखो 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 मतलब ये 2 वाला स्किप करेंगे हम, 1 3 एंड 4 ये करेक्ट होंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कई बार है ना डियर स्टूडेंट्स, आपको एलिमिनेशन मेथड को भी यूज़ करते आना चाहिए। अगर आपको राइट आंसर पता नहीं है तो आपको एलिमिनेशन मेथड आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर जो ऑप्शन आपको ठीक नहीं लगता तो हमने उसे स्किप कर दिया। तो देखो हमने यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है ये हमें नहीं लग रहा है कि ये आंसर नहीं होगा। तो आप देखो इसमें यहाँ पे भी 2 नंबर का ऑप्शन आया है, यहाँ पे भी 2 नंबर का, यहाँ पे भी 2 नंबर का, तो आंसर इसमें नहीं लग रहा है। इसमें 2 नंबर का नहीं है, सो डी जा रहा है यहाँ पे राइट आंसर। तो हर बार आपको अगर राइट आंसर नहीं पता फिर भी आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा राइट आंसर तक जा सकते हो, लेकिन रियल स्टडी आपको कभी भी काम आएगी, इसीलिए आपको प्रॉपरली रीडिंग करना चाहिए। अगर ठीक है, तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, when many countries of Europe come together to form the European Union, dash was chosen as its important headquarters। तो जब यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज साथ में आए थे तो उन्होंने कहाँ पे अपना हेडक्वार्टर बनाया था? तो जैसे कि आपने पावर शेयरिंग इस चैप्टर को पढ़ा होगा, उसमें ब्रुसेल्स के बारे में हमें जानकारी है। बेल्जियम ये देश है, बेल्जियम की कैपिटल रही है ये ब्रुसेल्स। बेल्जियम का इथनिक कॉम्पोजिशन कैसा कॉम्प्लेक्स था, उसमें कैसे फ्रेंच, डच और जर्मन स्पीकर्स का कॉम्पोजिशन वर्स रहा है, फिर भी उन्होंने एकदम प्रॉपरली उसमें मार्ग निकाला। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 4 बार करके उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला कि जो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एक आइडियल वे था। इसीलिए उन्होंने जो बेल्जियम है उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स को ही अपने यूरोपियन यूनियन की कैपिटल भी बनवाया, ताकि इस ब्रुसेल्स का आदर्श बाकी के यूरोपियन यूनियन के जो देश है, सभासद देश है, उनके ऊपर इसका आदर्श बना रहे। तो ठीक है, इसका राइट आंसर है ब्रुसेल्स। आगे जाते हैं। देखो क्वेश्चंस, ऐसे बड़े-बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका समय जाता है, तो आपको बराबर मन लगा के क्वेश्चन को पढ़ना है। सही स्टडी अगर हुई है तो आपको राइट ऑप्शन ढूँढने में ज़रूर मदद होती है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, ये आपकी स्क्रीन के सामने है, मैं इसे पॉज़ करता हूँ और राइट आंसर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, उसके ऊपर भी फोकस करिए। Which of the following statement accurately distinguishes between majoritarianism and power sharing? मेजोरिटेरियनिज्म और पावर शेयरिंग में एकदम एक्यूरेट किस तरह का डिस्टिंग्विशिंग सेंटेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म एम्फसाइज द डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी while power sharing emphasize the sharing of power among different groups। बराबर है इनका। मेजोरिटेरियनिज्म मेजोरिटी कम्युनिटी का डोमिनेंस दिखाता है और पावर शेयरिंग जो है वो दिखाता है शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे कि हम पावर शेयरिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं हम नहीं देख रहे कि सिंपली आंसर क्या है। आंसर पता होता है बस बहुत सारे स्टूडेंट को, लेकिन पेपर का एनालिसिस करना मतलब एक्चुअली क्या करना है? आपको पेपर का एनालिसिस करना है, मतलब आप इस क्वेश्चन के आधार पे बाकी के भी इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। जैसे कि व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, है ना? मेजोरिटेरियनिज्म कौन से देश में था? श्रीलंका में था। उसके ड्रॉबैक क्या है? सिविल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ, वहाँ की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, सिंहाला स्पीकर की प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली सिंहाला स्पीकर ने मेजोरिटेरियनिज्म का मिसयूज कैसे किया, तमिल स्पीकर को कितने सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। तो ऐसे बहुत सारे सवाल एक सवाल के ऊपर बनते हैं, तो उन सारे सवालों को आपको यहाँ पे क्रिएट करना है और उसका स्टडी करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क एज असर्शन एंड रीजन, सो मार्क योर आंसर एज पर द कोड्स प्रोवाइडेड बिलो। आपके ये जो ऑप्शन होते हैं असर्शन एंड रीजन के, ये फिक्स होते हैं। और असर्शन एंड रीजन ये जो टाइप है क्वेश्चन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट इसमें थोड़ी बहुत गलतियां कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो असर्शन होता है और जो रीजन होता है, कभी कभी असर्शन जो होता है वो रीजन का रिलेटेड सेंटेंस होता है, कभी कभी वो रिलेटेड नहीं होता, कभी कभी दोनों डिफरेंट होते हैं। तो ठीक से समझ कर ही हम उसे, है ना, राइट आंसर को चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ए, मतलब ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें क्या दिया है असर्शन? डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी। बराबर है, जो डेमोक्रेसी होती है उसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात होती है।
उसी के आधार पे तो वो डिपेंडेंट होती है। रीजन क्या दिया गया है, ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल से इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। बराबर है, इसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी है तो हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अधिकार है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के दे सकते हैं। इक्वालिटी है, इक्वल अधिकार है, तो ये दोनों सही है। और ये जो आर है वो असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आप स्किप करके आगे भी जा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप पहली बार इस इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हो तो ज़रूर इसका आपको बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि पेपर एनालिसिस करना मतलब सिंपली क्वेश्चन को लर्न करना नहीं होता। आप सिंपली क्वेश्चन लर्न कर ले रहे हो तो उससे आपको जितना एडवांटेज मिलना चाहिए उतना नहीं होगा। आपको एनालाइज करते आना चाहिए, आपको उस क्वेश्चन को समझना है और उसके बेस पे बाकी के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है इसका अंदाजा लगाना है। देखो अभी एक आगे का क्वेश्चन है कि राहुल हैज़ अ सैक ऑफ कॉटन बट ही इज इन नीड ऑफ व्हीट एंड अंकुश हैज़ अ सैक ऑफ व्हीट एंड इज इन नीड ऑफ कॉटन। मतलब ये जो राहुल है और दूसरा अंकुश है, उसके पास कॉटन का सैक है। अब उसको क्या चाहिए, व्हीट चाहिए। और अंकुश के पास क्या है, अंकुश हैज़ अ सैक ऑफ व्हीट, उसके पास गेहूं का सैक है लेकिन उसे कॉटन चाहिए। मतलब राहुल को जो देना है, अंकुश को वो लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देना और लेना ऐसी इकोनॉमिक्स की हमारी कंसेप्ट आ रही है और इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोला जाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ चीज़ देना चाहता है और दूसरा व्यक्ति वो चीज़ लेने के लिए तैयार है, मतलब देने वाले की ज़रूरत है और लेने वाले की भी ज़रूरत है। ज़रूरत का मतलब होता है वांट, और ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोला जाता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एलिमिनेट द एक्सचेंज ऑफ गुड। तो इसमें से कौन सा सही जो सेंटेंस है वो आपको यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट एक्सचेंजिंग कमोडिटी और कमोडिटी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट क्रेडिट ऑन कमोडिटी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट लोन ऑन कमोडिटी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मनी। तो ये जो सेंटेंस है ये ज़्यादा राइट लग रहा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मनी। तो मतलब वो चीज़ के बदले में चीज़ है ना, लेना तैयार है। तो ये पैसा जो हमारा मनी है, मनी का रोल क्या है, मनी का काम ही है टू एक्सचेंज गुड्स। तो एक्सचेंज में मनी का रोल प्ले कर रही है गुड्स। तो ये राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि आप एक सिटीजन हो एक देश के और वो देश है डेमोक्रेटिक। यू आर ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री दैट हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। You want to ensure that a system of power sharing in your country is effective and that no one branch of government has absolute power. Which of the following measures would best meet this goal? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे लर्न कर रही कि हो गए, सीबीएसई पेपर को बहुत ही एप्लीकेशन बेस बना रही है। इसमें आपने क्या पढ़ा और उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, इसको उसने मॉडिफाई किया है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, आपको इसको इतना पढ़ना भी है और समझना भी है और उस समय में आपको उसको राइट आंसर को चूज करना है। आपके सामने आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन सारे ऑप्शन लगभग समान दिख रहे हैं आपको। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उसके ऑप्शन को पढ़ना है, ऑप्शन को समझना है और राइट ऑप्शन को चुनना है। इस पूरी प्रोसेस में आपके कितने मिनट जाएंगे आप देखिए। अगर आपने पेपर सॉल्विंग का प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको मेन जो एग्जाम डायरेक्टली आप अटेम्प्ट करना वो वहाँ पे जा रहे हो, तो आप ही सोचिए कि आपका 3 घंटे में इतना पूरा पेपर सॉल्व, 3 घंटे में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फटाफट आंसर आपको आएंगे। तो देखो, आप एक देश के सिटीजन हो, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें आप क्या करना चाहते हो, यू वांट टू इंश्योर दैट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन आवर कंट्री इज इफेक्टिव। कि आपको आपकी जो देश में पावर शेयरिंग की जो सिस्टम है वो इफेक्टिव है एंड दैट नो वन ब्रांच गवर्नमेंट हैज़ एब्सोल्यूट पावर, जिसमें किसी भी एक पावर को पूरे सुपर पावर दी गई नहीं है, सबको इक्वली बांटी गई। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो देखो, पावर इज सेपरेटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ब्रांचेस विच ईच ब्रांच हैविंग इट्स ओन रिस्पांसिबिलिटीज एंड पावर। तो ये वाला राइट आंसर है, बाकी के नहीं। ठीक है, और आगे का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने मेरे सारे स्टूडेंट को बोल दिया है कि आपको सारे पेपर जो है उसमें एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। सोशल साइंस का जो पेपर है उसमें एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, तो हिस्ट्री होगा या फिर कैरिकेचर होगा पॉलिटिकल साइंस का। इस पिक्चर को देखो, ये पिक्चर जो है वो आपको देखकर ही पता चल रहा है कि ये पिक्चर एक पार्लियामेंट का है और उसमें सारे लोग जो है एक साथ आ गए थे अपने, है ना, संविधान को बढ़ाने के लिए। दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। कौन सी? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स गो अहेड।
आगे का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक नोट दी गई है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट ओनली इन क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपके लिए नहीं है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए है। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 11 देखा, एकदम शॉर्ट वाले ऑप्शन और शॉर्ट वाले क्वेश्चंस नहीं है। आपको 1 मार्क के लिए आपको यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और बाद में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। देखो, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट्स ऑफ द ओपनिंग फॉरेन ट्रेड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी बाय आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये रहे आपके ऑप्शंस और इसमें से आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करिए। ये सेंटेंस है, आपको ये पढ़ने हैं। देखो द चॉइस ऑफ द गुड इज इन द मार्केट्स इंक्रीज, प्रोड्यूसर्स फ्रॉम टू कंट्रीज क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर डिस्पाइट द डिस्टेंस बिटवीन देयर लोकेशन। मतलब मार्केट में अब जो भी बायर्स हैं उनको बहुत चॉइस अवेलेबल हो चुकी है। ये किसके बात का परिणाम है? और उसके बाद प्रोड्यूसर जो है वो अलग अलग देश के हैं, लेकिन वो एक दूसरे को दूर होकर भी क्लोजली कंपटीशन कर पा रहे हैं। नंबर 3 बोल रहा है कि फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन द कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन द डिफरेंट कंट्री। फॉरेन ट्रेड की वजह से अलग अलग देश एक दूसरे को जुड़ गए हैं, उनमें जो इंटीग्रेशन की प्रक्रिया है, जैसे कि इंडिया चाइना, इंडिया अमेरिका, इंडिया जापान, एक दूसरे के साथ वो फॉरेन ट्रेड से जुड़े हैं और उनका इंटीग्रेशन हो गया, मार्केट एक दूसरे से लिंक हो गए। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड। तो क्या बोला गया है? अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट चूज करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन से अप्रोप्रिएट लग रहे हैं आपको बताइए? 1, 2 एंड 3। ये जो 4 नंबर का सेंटेंस है, देखिए, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड, हु इज इंश्योरिंग दैट। अगर एक दूर के देश के साथ ट्रेड कर रहा है और वन टाइम उनका ट्रेड हो रहा है, उनको फिर से उसी देश के साथ ट्रेड नहीं करना है, तो कौन गारंटी लेगा कि क्वालिटी हमेशा गुड ही होंगी? समटाइम दैट क्वालिटी मे बी है ना, नॉट सो गुड। इसीलिए ये जो है 4 नंबर का ऑप्शन कट करेंगे आप। देखो इसमें जिसमें 4 नंबर का ऑप्शन है ही नहीं, वो है ऑप्शन नंबर आपका बी। दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं जान रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों को एकदम शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर आप है ना इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, है ना। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मैं इतना इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बार आपको करना है, बार बार थोड़ी ना आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। आपको मैं क्या हिंट दे रहा हूँ वो आप इसमें से लेने की कोशिश करो। क्वेश्चन को समझो, ऑप्शन को समझो और सही ऑप्शन को चुनो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। ठीक है, इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड इट्स सिटीजन अ राइट एंड अ मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन। जब सरकार अपने सिटीजन को ऐसे अधिकार देती है और निर्णय प्रक्रिया को एग्जामिन करने का भी अधिकार देते हैं, तो इसे क्या बोला जाए? तो ये अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, कि ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट है, कि स्टेबल गवर्नमेंट? देखो, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्ट नहीं, सॉरी, ये ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, ये दोनों तो नहीं है। इसमें अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब कैसे कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों को मानती है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक फैसिलिटी प्रोवाइडर है। तो ये क्या है? जनता के लिए अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। इट इज एन अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दिस विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द इवेंट दैट शेप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हर एक मूवमेंट का आपको ईयर तुरंत पता होना चाहिए। जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोला 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, ऑब्वियसली 31 में ही चलूंगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में स्टार्ट हुई है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कांग्रेस ने 2 सेशन लिए थे। नंबर 1 सितंबर 1920 और नंबर 2 दिसंबर 19। सितंबर 1920 का सेशन जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में हुआ है और दिसंबर 1920 का सेशन नागपुर में हुआ है। तो एक ही साल में 2 सेशन हुए, ताकि गांधी जी ने जो प्रपोजल रखा था कि हमें खिलाफत मूवमेंट को शुरू करना है, उसको सपोर्ट करना है, तो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों को हमें एक साथ लॉन्च करना है। इसके लिए सहमति लेने के लिए गांधी जी को सेशन में 2 बार इस प्रस्ताव को रखा गया था। फाइनली दिसंबर में अप्रूव हो गया, तो जनवरी में ये मूवमेंट चालू होगी। ठीक है, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो, इस क्वेश्चन के बहाने हमने उस इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया। अब अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द इवेंट दैट शेप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सीक्वेंस लगाना है। कैसा सीक्वेंस होगा इसमें? देखो, ऑप्शन ए बी सी डी है आपके सामने। ठीक है, तो इसमें क्या गया बताया गया? जनरल डायर ओपन द फायर एट लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, फायरिंग किया। नंबर 2 वाला सेंटेंस है फोर्स रिक्रूटमेंट कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नंबर 3, डिफेट ऑफ ऑटोमन एम्पायर टर्की लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट। एंड 4 है गांधी जी लॉन्च द नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रौलट एक्ट। तो आपको इसमें से राइट आंसर देखना है। तो इसमें देखो 2 नंबर फर्स्ट लग रहा है, तो जिसमें 2 नंबर फर्स्ट है, उसके बाद ये जनरल डायर ने जनता के ऊपर हमला किया।
इनोसेंट लोगों को, कई इनोसेंट लोगों को जालियनवाला बाग में उसने निगृणता से, निर्दयता से मार डाला। इससे पूरे भारतीय लोगों के जो मेजर लीडर्स रहे हैं वो भी नाराज हो गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी का उदाहरण आता है, उन्होंने अपने सर टाइटल को त्याग दिया था। तो ये फोर्स रिक्रूटमेंट, फिर जनरल डायर की घटना, और उसके बाद ऑटोमन एम्पायर जो है वो डिफेट हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। वहाँ का जो खलीफा है वो, उसके टेम्पोरल पावर अब यहाँ पे अंग्रेजों ने खतरे में लाए थे, तो उसके लिए पूरे देश भर के नहीं बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों में खलीफा को प्रोटेस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मूवमेंट लॉन्च हो रही थी। इंडिया में भी अली ब्रदर्स सामने आए और अली ब्रदर्स ने इंडिया में खिलाफत कमेटी की स्थापना की। खिलाफत कमेटी के द्वारा उन्होंने आंदोलन करने की चाही। आंदोलन को ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिले, इसलिए उन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट की, और गांधी जी ने इस आंदोलन को सपोर्ट करने का वादा किया, और फिर उसके बाद गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह भी लॉन्च किया, है कि नहीं। तो ऐसे घटनाक्रम आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर होता है बी, ये राइट आंसर है। 2 1 4 3 ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप ही देखो और आप ही आंसर डिसाइड करो। आंसर आपके सामने है लेकिन क्वेश्चन स्टडी करो। इकोनॉमिक्स में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आपको चीज़ें आपके सामने हैं, आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स विल बी अफेक्टेड ड्यू टू इट्स सिचुएशन स्टेटेड अबव। तो इसका आंसर है टर्शियरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो इसमें क्या है कि इफ देयर इज अ डिस्ट्रप्शन बाय ट्रांसपोर्टर्स and lorries to refuse the transport vegetable, milk, etc. from the rural areas to urban area, food will become scarce in urban area। देखो ये ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब सर्विस सेक्टर है, ठीक है। अब अर्बन एरियाज में फार्मर्स विल अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट। फार्मर का प्रोडक्शन सेलिंग करना, ये आपकी फार्मर की प्रोडक्ट जो होते हैं एग्रीकल्चर से आता है, प्राइमरी सेक्टर। और जो है एक उसके बाद, तो इसमें क्या आ गया, टर्शियरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, फिर लास्ट में सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया गया है, आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। क्या है कि स्टेटमेंट 1 वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक, प्रिंट कल्चर का है, एंड मैकेनिकल प्रेस were imported in the late 19th century as western powers established their outpost in China। बराबर है इस स्टेटमेंट। बीजिंग became the hub of new print culture catering western cycle school। वेस्टर्न साइकिल स्कूल नहीं है, पहला राइट है, दूसरा गलत है। नंबर 16 वाला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या दिया गया है कि यम गेव हिज फ्रेंड क्लूज अबाउट टाइप ऑफ सॉइल। ज्योग्राफी है, सॉइल का चैप्टर है। सॉइल दैट सूट ग्रोइंग कॉटन, कॉटन के लिए बेस्ट सुटेबल सॉइल कौन सी होती है बताओ, रेगुलर सॉइल, ब्लैक सॉइल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज प्रोवाइड यम वुड बी मोस्ट यूजफुल। अब यम क्लू देना चाहता है अपने फ्रेंड को, क्या क्लू दिया होगा कि इट इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। गुड, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उस सॉइल की। पहले तो यहाँ पे ही आपको आंसर ढूंढना है कि कौन सी सॉइल होती है जो कॉटन के लिए बेस्ट है, तो वो रेगुलर है, ब्लैक सॉइल। विशेषता क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, राइट आंसर। इट टर्न येलो व्हेन इट इज हाइड्रेटेड, जी नहीं, ये अलग है, रेड एंड येलो है ना। तो जो रेड सॉइल होती है वो पानी के हाइड्रेटेड हो जाती है ना, पानी के संपर्क में आने के बाद वो येलो हो जाती है, क्योंकि उसमें आयरन का कंटेंट होता है। आयरन का कुछ जो है पानी के साथ प्रोसेस होती है और उसका कलर चेंज हो जाता है। इट इज़ रिच इन कंकड़, भांगर नोडल्स, ये भी नहीं है भाई, कंकर जो होता है वो अ, आपका जो भांगर है, भाबर है, उनमें होता है। एंड इट इज़ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, लोमी सॉइल ये भी नहीं है, एलुवियल सॉइल का टाइप जैसे लग रहा है ये। तो इसका यही है जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, क्यों, क्योंकि कॉटन के बारे में सवाल है। तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, इससे आपको ये सॉइल कौन सी है, ये वाली सॉइल कौन सी है, ये वाली सॉइल कौन सी है, इसको आइडेंटिफाई करना और उसके फीचर को स्टडी करना जरूरी है। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है कि आप सॉइल के टाइप्स को स्टडी करो, हर एक टाइप के सॉइल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको लर्न करो। ब्लैक सॉइल के फीचर क्या है, एरिड सॉइल के फीचर्स क्या है, जैसे कि ड्राई होती है, हॉट डेज होते हैं, कोल्ड नाइट्स होता है, डेजर्ट सॉइल होती है ना, मॉइस्चर नहीं होता। ऐसे तो हर एक सॉइल के फीचर आपको उसमें लर्न करने के लिए क्लू दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। देखो, द इमरजेंस ऑफ डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इमरजेंस ऑफ डैश क्या दिया गया है कि मॉनेटरी डेमोक्रेसीज, उसके बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसीज, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज। तो इसका आंसर है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसी चैप्टर मतलब पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और इसमें डेमोक्रेसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। डेमोक्रेसी के जो भी आप है ना सारे फीचर्स हैं वो भी लर्न करो, पॉलिटिकल पार्टी के फीचर लर्न करो। पॉलिटिकल पार्टी का चैप्टर का क्वेश्चन।
दिस ईयर 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इलेक्शन के बेस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ज़रूर कोई ना कोई सवाल आएगा, तो उसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड, क्या है, ग्लोबलाइजेशन। देखने के बाद ही पता चलता है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ये अब ग्लोबलाइजेशन इज अ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स विद इन ईच अदर। तो लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन लर्न करो, प्राइवेटाइजेशन क्या है इसे भी लर्न करो, है कि नहीं। कंपटीशन ये ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो राइट आंसर तो आपको पता है ग्लोबलाइजेशन, लेकिन इससे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, है ना, ट्रेड, सरप्लस ट्रेड, फेवरेबल ट्रेड, अनफेवरेबल ट्रेड, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो ट्रेड से संबंधित है। डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यूटीओ का रोल क्या है ना। इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गया था, तो कब हो गया था, है ना, 1990 के बाद हो गया था। तो इसका परिणाम क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट, निगेटिव इंपैक्ट भी देखने। लिबरलाइजेशन मतलब क्या है, रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ट्रेड बैरियर को हटाना। डब्ल्यूटीओ ने हमें क्या किया, मजबूर किया ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए, और एक तरफ से हमारा फायदा भी हुआ, है ना। तो मतलब माय डियर स्टूडेंट्स की इस तरह से आपको इसको प्रिपेयर करना है। सारे जो कंसेप्ट रहते हैं ये ऑप्शन में से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। देखो स्टेटमेंट दिया है 3, बराबर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। जिनको लगता है हल्के में ले लिया सोशल साइंस, आप ऐसे ही अटेम्प्ट करके बहुत अच्छे मार्क ले लोगे, तो मेरा तो उनके लिए बहुत ही ऑल द बेस्ट है, ले लीजिए। लेकिन जो हार्ड वर्कर है, जो भी स्टूडेंट्स है, उन्होंने सीरियसली स्टडी किया है, उनको पता है कि हर एक क्वेश्चन अलग है, हर एक क्वेश्चन में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, आपको राइट चूज करना है। तो कई बार ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, कन्फ्यूजिंग काम भी हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, समय देखना है प्रॉपरली, है ना। आपको पढ़ के शांति से उस क्वेश्चन के अटेम्प्ट आंसर को, ऑप्शन को ढूंढना है और उसे सिलेक्ट करके लिखना है। तो देखिए इसमें जो होता है आंसर, ओनली स्टेटमेंट 4 इज राइट, है ना। आप पढ़िए इसमें जो स्टेटमेंट है, क्या बोला गया है, किसमें करेक्ट कौन सा है। स्टेटमेंट इज करेक्ट कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार बनाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इट इज़ पॉसिबल फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सरकार कैसे बनाएंगे। गवर्नमेंट जो होती है वो कई सारे लोगों की बनती है। भारत में लोकसभा है, लोकसभा में 545 सीट्स होते हैं, 545 अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 552 होते हैं, मतलब 552 होते हैं। एक अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता। गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली रिवाइव्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये भी नहीं है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं भाई, इंडिविजुअल कैंडिडेट भी आते हैं, उनको थोड़ी ना मनाई है। पॉलिटिकल पार्टीज भी इलेक्शन लड़ती है, इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं, ये नहीं है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू ओनली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज ही सरकार बना सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा इंडिविजुअल्स भी लड़ते हैं ना। गवर्नमेंट कैन ओनली फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड अ मेजोरिटी, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। देखो तो कौन सा लग रहा है कि ओनली स्टेटमेंट 4। तो इस तरह से अब ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन एमसीक्यूज का। ऐसा नहीं है, देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन एंड रीजन। इंडिया इज अ कंट्री विद मल्टी पार्टी सिस्टम सेटअप, ये भी राइट है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, देयर आर टू स्टेटमेंट, एक है असर्शन, दूसरा है रीजन। आओ असर्शन देखते क्या है। कि असर्शन कहता है कि इंडिया इज अ कंट्री विद अ मल्टी पार्टी सिस्टम सेटअप, बराबर है, ट्रू है। एंड द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी एंड लीड्स टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, ये भी राइट है। लेकिन यहाँ पे मल्टी पार्टी सेटअप वाला देश का ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आपने देखा है कि इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आपके एमसीक्यूज दिए गए हैं। एमसीक्यूज जो है उसको आपको प्रॉपरली हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इसका एनालिसिस किस तरह से करना है, इसकी थोड़ी बहुत आइडिया आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और बिना झिझक अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।